हेलो क्लास 9 के निबंध प्योर गिलारा गिलारा बच्चा बच्चियों क्या हाल चाल। तो आपका स्वागत है आज के लेक्चर में। आज हम इकोनॉमिक का लास्ट चैप्टर करने वाले हैं, फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। तो फूड सिक्योरिटी की क्यों ज़रूरत है, कैसे ज़रूरत है, ये सब देखेंगे। ठीक है, तो मेरा मैं अभी फायर बैच स्टार्ट करने वाला हूँ बिल्कुल फ्री, जिसमें मैं सब कुछ आपको एक ही लेक्चर के अंदर करा दूंगा। पूरी को एक लेक्चर के अंदर, पूरी जियोग्राफी एक लेक्चर के अंदर। ठीक है, पहले हम कंप्लीट कर ले अपना वन शॉट। चलो स्टार्ट करते हैं। तो फूड सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है कि फूड अफोर्डेबल होना चाहिए, असेसेबल होना चाहिए, अवेलेबल होना चाहिए। फूड से अगर पूछे ना व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फूड सिक्योरिटी, तो आप ये लिख के आओगे। फूड अवेलेबल होना चाहिए, फूड असेसेबल होना चाहिए और फूड अफोर्डेबल होना चाहिए। मतलब कि पहले तो फूड होना चाहिए, अपनी कंट्री के अंदर फूड होना चाहिए, इम्पोर्ट होना चाहिए, गवर्नमेंट के पास स्टोर्ड हो फूड, है ना। और दूसरा लोगों के पास में होना चाहिए। ये नहीं है कि कोई छत्तीसगढ़ में रहता है तो उसको लेने के लिए दिल्ली जाना पड़ रहा है, नहीं। और अफोर्डेबल होना चाहिए कि वो ख़रीद सके, ऐसा होना चाहिए। हर कोई गरीब से गरीब, अमीर से अमीर। और फूड की क्वालिटी में अच्छे से लोअर ना हो कि ये गरीब है तो उसको ऐसे फूड की क्वालिटी दे दें, नहीं। अफोर्डेबल होना चाहिए हर किसी के लिए, वो ख़रीद पाएँ फूड को। ठीक है, फूड सिक्योरिटी मीन समझ गए। तो द पुअरेस्ट सेक्शन ऑफ सोसाइटी रिमाइन फूड सिक्योरिटी इन टाइम। फूड इनसिक्योर क्यों है हमारा देश? हमारे देश में फूड इनसिक्योर कब हो सकता है? तो देखो, हम जानते हैं प्रॉवर्टी लाइन के नीचे क्या, नीचे जो आते हैं उनको ना थोड़ा सा डर लगता है फूड इनसिक्योर होने का। वैसे हम सबको यही डर लगता है फूड सिक्योर होने का। क्यों? क्योंकि नेचुरल क्लैमिटी आ गई, अर्थक्वेक आ गया, डिजास्टर आ गया, फ्लूइड आ गया, सुनामी आ गई। मान लो कोई सुनामी आ गई जिसमें सब कुछ बह गया, तो खाना लेने नीचे कौन जाएगा? पानी तो ऊपर तो भरा पड़ा है। फूड सिक्योरिटी आ रही है, फूड गवर्नमेंट फूड स्टोर नहीं करेगी तो अगर मान लो कहीं से बहुत बड़ा गड्ढा हो गया, अर्थक्वेक आया, सब कुछ तहस नहस हो गया, तो उसके लिए फूड तो स्टोर होगा ना वहाँ पर, तो फूड देना तो पड़ेगा, वरना इतने में ट्रैवल कहाँ से करेंगे इंसान। ओके, तो देखो, तो फूड सिक्योरिटी का क्या मतलब हुआ कि पहले तो नेचुरल क्लैमिटी आती है, फिर फूड ख़राब हो जाता है, आधे से ज़्यादा बिखर जाता है, ख़राब हो जाता है। और तो फूड की स्टोरेज हो जाती है, शॉर्टेज हो जाती है। फिर फूड ग्रेन्स के प्राइस बढ़ जाते हैं, जिनके पास होते हैं वो बड़े बड़े प्राइस में बेचने लगते हैं, तो बहुत कम लोग ही अफोर्ड कर पाते हैं। ठीक है, फिर फेनाइम आ जाता है, अकाल पड़ जाता है, फिर लोग तड़प तड़प के मर जाते हैं। समझ में आ गया? ये सब होता है। जैसे क्लाइमेटी आती है, फूड की शॉर्टेज हो जाती है, फूड के प्राइस बढ़ जाते हैं, लोग अफोर्ड नहीं कर पाते, अकाल आ जाता है ना, और फिर डेथ हो जाती है। ठीक है, तो अब फूड इनसिक्योर ग्रुप इन अर्बन एरिया। अर्बन एरिया में कौन कौन से ग्रुप है जो फूड इनसिक्योर हैं? एक तो पर्सन इनेबल और कैजुअल लेबर। अब जान लेते हैं भैया। ठीक है, देखो, जो मज़दूर हैं वो फूड इनसिक्योर हैं, और जो रोज़ की दिहाड़ी करते हैं कि भैया आज काम करा आज खाना मिल गया, आज काम नहीं करा आज खाना नहीं मिल गया, वो इनसिक्योर हैं इन अर्बन एरिया। ठीक है, और वो जो फूड इनसिक्योर सोशल कंपैरिजन में कौन कौन से हमारे जो है फूड इनसिक्योर ग्रुप हैं, वो ये सब हैं। ST SC माइग्रेट फीमेल्स, न्यू बॉर्न बेबी, ये सब हमारे फूड इनसिक्योर कम सोशल में आते हैं। ठीक है, तो हंगर्स कितने तरह के होते हैं? पहले हम समझते हैं हंगर्स क्या होते हैं। हंगर होता है जो अपना खाना पूरा नहीं खा पाते, जो जिनको अच्छे से खाना नहीं मिल पाता, जिनकी भूख नहीं मिट पाती, उनको हम हंगर कहते हैं। और ये फ्यूचर में जाकर भी हंगर ही रहेंगे, ऐसा होता है ना। तो जिस तरह के होते हैं ना लोग ST SC वाले, तो दो तरह के हंगर होते हैं, आइकॉनिक हंगर और सीजनल हंगर। सीजनल हंगर बिल्कुल उनकी तरह होते हैं, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट की तरह, कि कोई अभी काम कर रहा है, किसी को गेहूं का खेती आती है, वो सर्दियों में काम नहीं कर पाएगा, सर्दियों में भूखा मर जाएगा, ये समझ लो। सीजनल हंगर हम इन्हें कहते हैं कि भैया जब ये काम आएगा तभी मैं ये काम करूँगा, क्योंकि मैं तो ये काम करने जानता हूँ, इसी मौसम में होता है ये काम। ठीक है, और ये क्या होते हैं? जो ये आइकॉनिक हंगर होते हैं, ये होते हैं जो कि होता है ना, कोरोना की वजह से कभी जा नहीं पाए बाहर, कुछ खरीद नहीं पाए, कोरोना आ गए, बाहर ही रह गए, मर गए, वो होते हैं आइकॉनिक हंगर। ठीक है, जिनको क्वालिटी नहीं मिल पाती फूड के अच्छे से। ठीक है, अब आते हैं नीड। फूड ग्रेन्स की कैसे कैसे नीड है, फूड ग्रेन्स। अब आ जाते हैं इसके ऊपर, लोगों को फूड देने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, कैसे कैसे हम कर सकते हैं फूड ग्रेन्स को नीड कैसे। तो देखो, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, तो हमें क्या करना होगा, हमें फ़ाइट करनी होगी अगेंस्ट डिजास्टर के, फ्लूइड के, कि हम एक दूसरे की हेल्प करें, हैं, फूड को इंपोर्ट करें, और क्या कहते हैं, फूड के प्राइसेस को कंट्रोल में रखें कि इतना बढ़ाए ना कि कोई अफोर्ड ही ना कर पाए। ठीक है, ये सब करना होगा। तो सरकार ने अब क्या क्या करा भैया, ये भी जान लेते हैं। कि सरकार क्या नल्ली बैठी रही
कि सरकार ने कुछ नहीं करा? भाई बहुत कुछ करा सरकार ने। सरकार ने क्या करा? फेयर प्राइस शॉप, बफर स्टॉक, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, प्राइस इशू, ये वो सब खुलवाया। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, राशन की दुकानें खुलवाईं, पब्लिक में खाना डिस्ट्रीब्यूट करा, कुछ फेयर प्राइजेस लगे रखे। आगे और अच्छे समझते हैं। बफर स्टॉक क्या होता है? बफर स्टॉक होता है जो FCI होती है, वहाँ पर जो खाना स्टोर किया जाता है वीट और राइस का, उसको हम बफर स्टॉक कहते हैं। ठीक है। स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन, जिसमें कौन आते हैं सबसे ज़्यादा? वीट और राइस आते हैं। ठीक है। तो और जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है, FCI के द्वारा परचेज किए गए फार्मर्स के सरप्लस को हम MSP कहते हैं। ठीक है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस। सरप्लस मैंने आपको बताया था, द एक्स्ट्रा अमाउंट इज सरप्लस। जो फार्मर्स के पास एक्स्ट्रा अमाउंट में होता है वो क्या होता है? वो सरप्लस होता है। तो जो FCI होती है ना, वो फार्मर से उनका सरप्लस लेती है और उनको मिनिमम सपोर्ट प्राइस में बेच देती है। ठीक है। उनसे खरीद के बेच देती है। ठीक है। प्राइस इशू किसे कहते हैं? मान लो अगर कोई भी है मार्केट में, कोई मतलब फूड अफोर्ड नहीं कर पा रहा है, उसको कुछ और है, पीरियड हो गया है या कुछ और हो गया है, कैलेमिटी हो गई है, कुछ भी है, तो उसको कम में फूड देना, उसको कहते हैं प्राइस इशू। थोड़ा सा प्राइस इशू कर दिया इसके लिए, थोड़ा सा उसके लिए, थोड़ा सा ऐसा होता है ना, उसको हम प्राइस इशू कहते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन में वहाँ पर जैसे फार्मर से ज़्यादा पैसों में ले लिया, पर हम जब राशन बांट रहे हैं तो कम पैसों में बांट रहे हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे? प्राइस इशू कहेंगे, प्राइस इशू। ठीक है। राशनिंग इन इंडिया डेट बैक टू 19 अगेन बैकड्रॉप द। देखो राशन की दुकानें ऐसे ही थोड़ी खुल गई, ऐसे ही नहीं खुल रही थी राशन की दुकान। बंगाल में एक बहुत बड़ा फेनाइम आया, इतना बड़ा अकाल आया कुछ पूछो मत। ठीक है। इस वजह से राशन की दुकान खुली। ठीक है। अराउंड मिड 1970 इम्पॉर्टेंट फूड बहुत सारे फूड प्रोग्राम्स भी चले, जैसे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, फूड ग्रेन्स, जिसे PDS कहा जाता है, चाइल्ड डेवलपमेंट सिक्योरिटी हैं, इंटीग्रेट है ना, फूड फॉर वर्क, ऐसे करके बहुत सारी चीज़ चली। अभी देख लेते हैं, आगे समझ लेते हैं इनको ज़रा। तो सबसे पहले समझ लेते हैं PDS में क्या होता था? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता था, जिसमें जो FCI होती थी ना, जो FCI होती थी वो बांटती थी गवर्नमेंट की तरफ से, राशन शॉप से बांटती थी राशन को। ठीक है। फेयर प्राइजेस में बांटती थी भैया, लोगों के लिए सही प्राइस रखती थी। क्या क्या बांटती थी? शुगर, ग्रेन्स बांटती थी, वीट, राइस बांटती थी। तो उसके लिए क्या होना पड़ता था? राशन कार्ड होना चाहिए था। उसके लिए राशन कार्ड बनाए गए, 3 तरह के राशन कार्ड बनाए गए, ये रहे तीनों कार्ड। ठीक है। ये 4th पुअरेस्ट पर्सन के लिए थे, ये बिलो पॉवर्टी लाइन वाले पर्सन के लिए थे, और ये वाला जो APL था ना, सभी के लिए कार्ड था। APL कार्ड सभी के लिए था। BPL जो पॉवर्टी लाइन के नीचे बिलो होते हैं। ठीक है। और ये था एक अंत्योदय कार्ड। ठीक है। ये 4th पुअर ऑफ द पर्सन होते हैं ना, वो उनमें होता है, फॉर द पुअरेस्ट पर्सन, जो पुअर होते हैं पर इतने भी नहीं होते कि वो उसके नीचे आते हैं, मतलब पुअर होते हैं पर उनके लिए था ये। ठीक है। तो द फूड नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 1820, इसमें हमें अच्छा फूड प्रोवाइड कराया, कम में रूरल पॉपुलेशन को, अर्बन पॉपुलेशन को हमने फूड प्रोवाइड कराया। ठीक है। अब जान लेते जो जो स्कीमें चली थी, हमने अभी फूड सिक्योरिटी का समझ लिया। ठीक है। PDS वो UP में चली थी, कौन कौन सी ईयर में चली थी? 1992 में चली थी, और ये पूरे यूनिवर्स के लिए था। राशन शॉप तो सबके लिए तो होती हैं। ठीक है। फिर ये चला RPDS। ठीक है। ये बैकवर्ड एरिया के लोगों के ऊपर फोकस करता था। ये जो TPS होता था, ये होता था BL और APO लोगों के ऊपर फोकस करता था। और ये वाला AAY का किसके ऊपर करता था? पीपल जो पुअर होते हैं उनके ऊपर फोकस करता था। ये भी पुअर लोगों के ऊपर फोकस करता था। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट भी हाउस होल्डर, जो हाउस होल्ड करके रखे हैं ना, कुछ लोगों ने होल्ड करके रखा होता है ना, क्या कहते हैं, होल्ड करके रखा होता है, किसी किसी की ज़मीन ले ली होती है, उनके ऊपर थोड़ा ध्यान रखता था, है ना। और मिड डे मील की एक अजबी कहानी है। मिड डे मील की एक अलग अजबी कहानी है। सबसे पहले आई थिंक ये तमिलनाडु में स्टार्ट हुआ था, है। तो मिड डे मील क्यों स्टार्ट किया गया? ताकि लोग एजुकेशन लें। मिड डे मील क्यों स्टार्ट करा गया? कि मिड डे मील इसलिए स्टार्ट किया गया क्योंकि लोग एजुकेशन ले सकें। और छोटे छोटे बच्चे पढ़ने तो आते नहीं, और ये हाफ में क्यों रखा गया, मिड में रखा गया? क्यों रखा गया? कि जब आता तो पढ़ के जाएँ लोग,
पहले लोग ऐसे भाग जाते थे, नहीं गरीब लोग आते नहीं थे कि आके करेंगे क्या, हम स्कूल में हैं। उन्होंने क्या करा, मिड डे मील खोला, जिस वजह से लोग फूड के लिए आने लगे, बच्चे फूड के लिए आने लगे कि एक टाइम का खाना मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है। मिड डे मील को मिड डे आया था क्या, मिड डे मील क्यों स्टार्ट हुआ, पहले तमिलनाडु में होता है, हाँ तमिलनाडु में हुआ था ये, हैं क्यों स्टार्ट हुआ, किस लिए स्टार्ट हुआ, बच्चों को एजुकेशन मिल पाए, बच्चे एक टाइम का खाना खा पाएँ, खाने के बहाने से बच्चे आ पाएँ पढ़ने के लिए। ठीक है, एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। रोल ऑफ फूड सिक्योरिटी, आप देख लो तमिलनाडु पे जो था, तमिलनाडु पे ऑल फेयर प्राइस पर शॉप्स में वो क्या मिलने लगा, खाना मिलने लगा। दिल्ली में क्या हुआ, दिल्ली में मदर डेयरी हुआ, मतलब कि वाइट रेवोल्यूशन हुआ। वाइट रेवोल्यूशन किसे कहते हैं, मदर डेयरी के दूध को कहते हैं, जो उसमें दूध हो गया था। जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन में खाद उगाई गई थी हरी हरी चीज़ें की, वैसे हमें यहाँ पर वाइट रेवोल्यूशन भी हुआ था। मदर डेयरी के लिए मिल्क के लिए वेजिटेबल्स मिलती थी, गवर्नमेंट कंट्रोल करती थी। ठीक है, दिल्ली में गवर्नमेंट थी, गवर्नमेंट देख रखा था सब कुछ। यहीं पर हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। ये एक ऐसा चैप्टर है जिससे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आते नहीं हैं, आई थिंक आते नहीं है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन, पर ये पेपर के लास्ट में याद आता है कि ऐसा कोई चैप्टर भी है। बहुत सिंपल सा चैप्टर था फूड सिक्योरिटी। से ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे, जो आएंगे मैं वो करा भी दूंगा, मैं क्वेश्चंस भी लेकर आऊँगा आपके लिए जल्दी, इन सभी क्वेश्चंस, उन सबके क्या कहते हैं चैप्टर्स के, जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, जब तक आपको इसकी डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक आपको जो मिलेगी वो मिलेगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। थैंक यू फॉर कमिंग।